स्टूडेंट्स, रिवीजन सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेकंड चैप्टर 9th क्लास का। एक एक करके सारे करते चले जाएंगे। एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस सारे चैप्टर को डिस्कस करूंगी और प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चंस के आने की है या इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगी। आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा ये। तो हमारा सेकंड चैप्टर 9th में है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ देखो, मैटर हम कल पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, लेकिन क्या हम उसे प्योर बोल सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैटर की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब मैटर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो, मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरह, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा प्योर, शुद्ध। प्योर मिलावट का मतलब यहाँ पे हम लोग साइंस में थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे। मतलब हम वो प्योर सब्सटेंसेस, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं जिनको आसानी से अलग ना किया जा सके। केमिकल तरीके से तो उनका सेपरेशन हो, बट फिजिकली हम उनको अलग ना कर सके तो उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनके बारे में भी बात करेंगे। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट नेचर में पाए जाने वाले वो सब्सटेंसेस हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं। कंफ्यूज मत हो, वेरी इजी। 117 एलिमेंट्स नोन है, 19 बल्कि अब हो गए हैं। धीरे धीरे ये हमेशा होते रहते हैं, डिस्कवर होते रहते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स सारे के सारे उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल आयरन, अगर मैं एक आयरन, प्योर आयरन की रोड लूं तो उसमें किसके एटम्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे, वो प्योर सब्सटेंस है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम कहती हूं अभी मैं, ठीक है। वैसे ये इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन पाई नहीं जाती बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल। ऑक्सीजन हो गया, आयरन, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, Ag सिल्वर, Au इज गोल्ड, प्लेटिनम, सारे के सारे क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड्स, यही एलिमेंट जब आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाएं, केमिकली कंबाइन हो जाएं कि उन्हें हम फिजिकली सेपरेट ना कर पाए तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया, ये कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं CO2, कार्बन और ऑक्सीजन ने केमिकली कंबाइन हो रखे हैं, ये दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। H2SO4 दुनिया जहान के कंपाउंड्स हैं। तो होपफुली आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड बहुत अच्छे से आ भी गया होगा और पहले भी आप जानते होंगे इसके लिए, तो हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। मिक्सचर्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिक्सचर्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेम, एक ही कंपोजिशन। अब कंपोजिशन मतलब कहने का ये मतलब है, मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, कोई भी है, मैंने से फॉर एग्जांपल नमक डाल दिया पानी में, 1 गिलास नमक को पानी में अच्छे से घोल दिया, तो अब क्या होगा? वो मिक्सचर बन गया किसका? नमक का और पानी का। केमिकली तो कंबाइन नहीं हुए, वो फिजिकली कंबाइन हुए हैं। हम उसको इवेपोरेशन से अलग कर भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दूं तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन नमक और पानी बराबर मात्रा में घुले हुए मिलेंगे। सेम कंपोजिशन। अगर मैं ग्लास के नीचे वाले हिस्से से 1 चम्मच पानी निकालूं तो उसमें भी उतना ही नमक होगा, ऊपर वाले हिस्से से निकालूं तो भी उसमें उतना ही नमक होगा, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस, सेम कंपोजिशन। इसका उल्टा हो गया, हेट्रो इज डिफरेंट और जीनियस का मतलब तो फिर कंपोजिशन। जैसे एग्जांपल लो, आपने मिक्स कर दिया, दाल में कंकर मिक्स होते हैं, मिलावट आती है, तो दाल में कंकर मिक्स है, वो जरूरी नहीं है कि एक हिस्से में उतने ही कंकर होंगे, दूसरे वाले हिस्से में भी उतने ही कंकर होंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हमारे यहाँ दिल्ली की एयर की बात करें, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में तो बहुत बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं हमारी एयर में,
और कोई पहाड़ी इलाके के बच्चे आप लोग मुझे देख रहे होंगे तो वहां पे तो बड़ा प्योर एटमॉस्फेयर है, वहां पे कोई पोल्यूटेंट नहीं है, मिट्टी के पार्टिकल्स नहीं है एयर में, तो हर जगह की एयर एक जैसी नहीं है, तो वो क्या हो गई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इससे आगे वाले हिस्से में, मिक्सचर्स को पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना ही काफी है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते क्या हैं। मिक्सचर्स में अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, कितनी तरह का हो सकता है। सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए सॉल्यूशन किससे बना है। सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। आप इनको जान लेते हैं। इसमें से कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रीटा ने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई, चाय बनाने के लिए उसने पानी डाला, पानी में उसने चीनी डाली, उसके बाद उसने उसमें दूध डाला, चाय पत्ती डाली और उसके बाद उसने उसको छान करके मम्मी को दिया। तो इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा इसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, फिल्ट्रेट कौन है, रेजिड्यू कौन है, क्या क्या है, कौन के बजाय मैं कहूंगी। देखो सोल्यूट वो होता है जो घुल रहा है, जैसे अभी मैंने चाय कहा तो चाय पानी में हमने चीनी डाली तो पानी था सॉल्वेंट जिसमें घुला और चीनी थी सोल्यूट जो घुली, राइट। और इसी में अभी मैंने दो शब्द और इस्तेमाल किए, रेजिड्यू और फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जब हम छान देते हैं, छानने के बाद जो मिलता है, तो चाय क्या हो गई, फिल्ट्रेट। रेजिड्यू जो छन करके ऊपर बच जाता है, तो टी लीव्स क्या हो गई, रेजिड्यू। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। साइंस में आप लोगों को रटे रटाए आंसर्स नहीं रटने होते। आप लोगों को सेम क्वेश्चन बाद में पता चलता है, अरे ये तो हमने किया था लेकिन समझ में नहीं आया। एप्लीकेशन, आप लोगों को थॉट देनी पड़ती है कि इन्होंने पूछा क्या है, क्या जवाब दे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। सॉल्यूट पहचानो, सॉल्वेंट पहचानो, डायरेक्टली आपको कोई नहीं डेफिनेशन बोलेगा या सॉल्यूट को बताओ, सॉल्यूशन को बताओ। तो हाँ, यहाँ पे हम आ गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन कितने तरह का हो सकता है, कंपोजिशन सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन पे बेस करके हम सॉल्यूशन को बांट सकते हैं कितने हिस्सों में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ये क्या है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि बस कंप्लीट भराओ। जैसे अगर मैं, सीधी सी बात में समझते हैं, मैं तुम्हारे को एक गिलास देती हूँ जिसमें दूध भरा हुआ है लबालब ऊपर तक, वो सैचुरेटेड है, मतलब अब उसमें और सामान नहीं आ सकता, फुल अपनी कैपेसिटी में भरा हुआ है, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, वही गिलास में मैं आधा गिलास दूध डाल के दे दूं तो अब उसमें और दूध जा सकता है ना, जा सकता है, इसीलिए उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब अपनी कैपेसिटी में पूरा भरा हुआ नहीं है। सुपर सैचुरेटेड गिलास के दूध का हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना सकते, वो दूसरा बनेगा, बताती हूँ। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दे दिया कि एक गिलास में या एक बीकर में वाटर, साइंस में बीकर यूज करेंगे, गिलास नहीं करेंगे, वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल देती हूँ कि एक बीकर में पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी और डिसॉल्व कर दी, तो क्या उसका वाटर लेवल राइज करेगा या कम होगा या उतना ही रहेगा। देखो जरा, ये से फॉर एग्जांपल हमारा बीकर है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं पानी में, पानी के मॉलिक्यूल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये यहां तक का लेवल है, तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से दूर दूर होंगे, लिक्विड है तो इसके बीच में जगह है। सोल्युबिलिटी का मतलब ही ये है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच वाली जगह में जाके घुस जाए, उसको सोल्युबिलिटी कहते हैं। तो आप देखो, मैं स्टार वाले पार्टिकल्स शुगर के ले लेती हूँ, तो शुगर यहां आकर के घुसेगा, है ना, तो इसका लेवल राइज नहीं होगा क्योंकि उसने उसके बीच की जगह को ऑक्यूपाई किया है।
उसी की जगह अगर उसमें शुगर की जगह मैं ऑयल डाल देती तो क्या होता, ऑयल और वाटर आपस में मिसिबल नहीं है, मतलब एक दूसरे के पार्टिकल के बीच की जगहों में ये अपने पार्टिकल्स को नहीं डालेंगे, तो इमिसिबल यानी कि ना घुलने वाले, वो क्या करेगा, इस जगह को यूज नहीं करेगा, वो ऊपर आएगा। अगर डिसॉल्व होने वाला सब्सटेंस हम डालते हैं तो वाटर लेवल उतना ही रहेगा, और डिसॉल्व नहीं होने वाला मिट्टी डाल दें, चौक डाल दें, तो वो मिट्टी और चौक तो पार्टिकल्स के बीच में नहीं जा रहा, तो क्या होगा, वो नई जगह लेगा, इसकी वजह से लेवल राइज हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे आप बता देती हूँ मैं अनसेचुरेटेड की। अभी देखो इसी को देखते हैं, अभी पानी है और शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जगह बची हुई है, इसमें बची हुई है, मतलब अभी इसमें और सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज अनसेचुरेटेड। लेकिन अगर हमें इसमें पूरी तरीके से और चीनी डाल दूं, और डाल दिया और कंप्लीटली इसको भर दिया, तब तक भर दिया जब तक कोई भी जगह खाली खत्म नहीं हो गई, कंप्लीटली भर गया, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसी में सुपर सैचुरेटेड की बात करती हूँ। देखो आप लोगों ने देखा होगा पानी में चीनी, बार बार इसी का एग्जांपल लेंगे ताकि आसान हो जाए। पानी में चीनी डिसॉल्व कर दी कंप्लीटली, आप कितनी डाल सकते हो, एक गिलास में कितनी चीनी डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन घर में मिठाइयां बनाते टाइम मम्मी को देखा होगा, पानी इतना सा और 2 कटोरी चीनी उसमें डिसॉल्व कर देती हैं वो, चाशनी बनाते टाइम। कैसे, क्या होता है, जब उन्होंने पानी को गर्म किया, ठंडे में नहीं घुलेगा ना, गर्म कर रहे हैं ना गैस पे रख के, जब हमने पानी को गर्म किया, कल वाली बात याद करो, पार्टिकल्स में एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी तो वो एक्सपेंड करेंगे, मतलब भागेंगे दूर दूर भागेंगे, तो उनके बीच में और ज्यादा जगह बन जाएगी। अब और ज्यादा जगह बन जाएगी तो और सॉल्यूट उसमें डाला जा सकता है, उस केस को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम इतना हीट कर दे और उसमें हीट करने की वजह से और सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें एक्स्ट्रा, दैट इज नॉन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, वो सुपर सैचुरेटेड तभी तक, वो सॉल्यूट तभी तक उसमें घुला रहेगा जब तक वो टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेचर लो आते पानी के पार्टिकल्स वापस अपनी जगह आ जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला था वो बाहर क्रिस्टल बन के निकल जाएगा। ठीक है, ये था अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रू सॉल्यूशन, colloid एंड सस्पेंशन। ये क्या होते हैं, इसमें डिफरेंशिएट 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस इसके होते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, colloid एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस होता है, सबसे पहली बात, मतलब सेम कंपोजिशन। कोलॉइड देखने में तो होमो लगता है लेकिन होता है ये हेट्रो। एंड ये भी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे, आप लोग एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम कंज्यूम हो। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन तो होता ही हेट्रोजीनियस है। क्यों, एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं पहले आपको इसकी। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं और नजर नहीं आते, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो इसी वजह से सारा का सारा कंपोजिशन और डिसॉल्व होने वाले, अगर डिसॉल्व नहीं होने वाले होंगे तो वो नहीं होंगे इसमें, और वो सारा का सारा सॉल्यूशन होमोजीनियस लगता है, पार्टिकल्स छोटे होते हैं। और वो इतने छोटे होते हैं कि अगर फिल्टर पेपर में से हम उसको छानेंगे, पास करेंगे, तो वो ऊपर नहीं बचेगा, वो सॉल्यूशन के साथ ही चले जाएंगे, बिकॉज फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उससे भी उनका साइज छोटा होता है। क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं ये। जबकि कॉलॉइड जो होता है, कॉलॉइड का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है दूध, एयर भी कॉलॉइड है, सॉल्यूशन है। अब तुम कहोगे कि ये सॉल्यूशन कैसे है, ये तो गैस है। ऐसा नहीं है, ये इनको भी हम सॉल्यूशन कहते हैं। गैस में सॉलिड भी हो सकती है, सॉलिड में गैस भी हो सकती है, सॉलिड में गैस भी, स्पंज इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, और वाटर में लिक्विड में गैस हो सकती है, आपस में ये मिक्स हो सकते हैं, इनको हम सॉल्यूशंस ही बोलते हैं। तो कॉलॉइड क्या हुआ, एक तरह एयर भी इसका कॉलॉइड का एग्जांपल है, दूध है, स्टार्च सॉल्यूशन
कॉलॉइड का एग्जांपल है। ये देखने में तो होमोजेनियस लगता है, देखो दूध देखने में तो हमारे को बाहर से लगता है एक जैसा है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है, अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती है हर जगह। दूसरी बात, इसके जो पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, तो वो सस्पेंडेड तो होते, इतने भी बड़े नहीं होते। उनके सस्पेंशन का एक और कारण है, वो चार्ज होते हैं, जो कि अभी मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। उनके ऊपर ना वैसे चार्ज होता है जो एक दूसरे को रिपेल करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जा करके बैठते, वो घूमते ही रहते हैं उसी में सॉल्यूशन कॉलॉइड के अंदर। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो सॉल्यूशन में अंदर नहीं घूमेंगे, वो नीचे जम जाते हैं, जैसे मिट्टी और पानी हो गया मिक्सचर, नीचे बैठ जाएगा सस्पेंशन। इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसके पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी कम, ठीक है, किसका, ट्रू सॉल्यूशन का। ये 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इनके पार्टिकल का साइज होता है। इसके पार्टिकल का साइज होता है 100 नैनोमीटर से ज्यादा, उल्टा कर दिया ना मैंने, इसका कम होगा और सस्पेंशन का ज्यादा होगा, क्या, 100 नैनोमीटर से साइज। ये कुछ डिफरेंशिएशंस हैं जो मैंने अभी बताया। ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, लेकिन ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं होगा, ऊपर रह जाएगा, सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा, सॉल्यूट फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। एक बहुत मजेदार बात है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कॉलॉइड में होता है। ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये तो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अभी मैं बताती हूँ ये क्या होता है, और ये क्या करेगा, मे और मे नॉट। ये कॉलॉइड के पार्टिकल के आसपास अगर होगा तो शो करेगा, और जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं शो करेगा। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जो लाइट का स्कैटरिंग हो जाती है, जब ये पार्टिकल्स है, लाइट मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ इनके ये पार्टिकल्स हैं, तो इनसे जब लाइट टकराएगी तो ऐसे ऐसे बिखर जाएगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ कॉलॉइड पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उसकी वजह से उसका पाथ विजिबल हो जाता है। अदरवाइज हमें लाइट है चारों तरफ, लेकिन नजर आ रही है क्या, कहीं पे पाथ नजर नहीं आ रहा कि कहां से कहां जा रही है। नजर आता है कब, कभी गर्मी की दोपहरी में आप लेटो जरा कमरे में सब अंधेरा करके, और छोटे से छेद में से अगर कहीं से सूरज की रोशनी आ रही है तो कैसे नजर आता है, इस तरह से बनता चला जाता है ना रास्ता, कहां से कहां लाइट जा रही है वो नजर आता है। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, जो कि इन पार्टिकल्स में, कॉलॉइड के पार्टिकल्स शो करते हैं। एक और एग्जांपल देखो टिंडल इफेक्ट का, आप घर पे भी करके देख सकते हो। कांच के ग्लास आपके घर में है, और दूध ले लेना, उसके कांच के ग्लास में आधा ग्लास भर लेना पानी डाल करके, पानी भी उसमें डालना, थोड़ा सा मिक्स कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल लेना, और अंधेरा कमरा बिल्कुल, ठीक है, अंधेरा कमरा, यहां से आप टॉर्च से उसमें लाइट पास करो, अंधेरा होना चाहिए और कुछ नहीं, लाइट पास करो। आप यहां से देखोगे और आप यहां से देखोगे तो आपको कलर अलग अलग नजर आएगा। कैसे, जब हम यहां से देखेंगे, ग्लास के ऊपर से देखेंगे, तो क्या किया, यहां से लाइट जा रही है, हम ग्लास के ऊपर देख रहे हैं, तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं छोटी वेवलेंथ की लाइट को। विबग्योर याद है आप लोगों को, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ये वाली हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, ये छोटी होती है। ये वेवलेंथ की लाइट जो होती है ना, ये छोटी होती है। तो छोटे पार्टिकल्स छोटे वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। स्कैटर मतलब अब ये किसको बिखर जाएगी, क्या बिखरेगी, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट बिखर जाएगी। जो बिखरेगा वो हमें नजर आएगा। जब हम यहां से देखेंगे तो हमें दूध ब्लू ब्लू से कलर का नजर आएगा। जो नहीं बिखरा वो क्या था, रेड, क्योंकि रेड क्या था, हाई वेवलेंथ का था। जब हम यहां से देखेंगे तो ये रेड कलर का नजर आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट सेटअप करके पूछता है कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें दूध ब्लू कलर का नजर आता है, हम साइड से देखेंगे तो वो दूध ही हमें रेडिश हल्का सा टिंच नजर आएगा। क्यों, वो दूध का कलर नहीं है, वो लाइट स्कैटर हो गई है।
दूध में से पास होने की वजह से, क्योंकि दूध क्या है, कॉलॉइड। कॉलॉइड में से जब लाइट यहाँ से पास होगी तो क्या करेगा, उस लाइट को स्कैटर कर रहा है, और वो छोटे पार्टिकल हैं दूध के, तो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। तो जो स्कैटर हुआ है कौन सा, बिखर गया, स्कैटर इज बिखरना, छोटी वेवलेंथ यहाँ से बिखर जाएगी। हम इसमें बिखरा हुआ रंग देखेंगे लाइट का। जो नहीं बिखरी वो पार चली गई। कौन सी नहीं बिखरी, रेड कलर ज्यादा नहीं बिखरा तो वो पार होकर के चला गया, नजर आ रहा है हमारे को। दिस इज टिंडल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का। अभी आप लोगों के सिलेबस में से वो खत्म हो गया है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो वो मैं नहीं करा रही हूँ। और अगर आप लोगों के किसी एक बच्चे, मतलब किन्हीं बच्चों का हो भी, तो वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की अलग वीडियो है, उसमें आप लोग देख लीजिए। अब वाले में नहीं कराऊंगी मैं, अब मैं करा देती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है 3 नंबर का। अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों में से होंगी तो इस क्वेश्चन को 100% दूंगी। कैसे करेंगे देखते हैं। ये आप लोगों के सिलेबस में 2 तरह से कंसंट्रेशन कैलकुलेट होती है। एक होती है मास बाय मास, और दूसरी होती है मास बाय वॉल्यूम। यही 2 हैं आपके सिलेबस में। अब मास बाय मास क्या है, हमें ये देखना है कि टोटल सॉल्यूशन कितना है और उसमें सोल्यूट कितना घुला हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। मास बाय मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी में मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। उसमें आपको वॉल्यूम गिवन होगी, इतना लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 1.5 लीटर या ml गिवन होगा। मास क्या होता है, ग्राम में गिवन होगा। तो एक क्वेश्चन देती हूँ और उसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, 2 तरीके से दिए गए हो सकते हैं। हो सकता है आपको सॉल्यूशन का ही मास या वॉल्यूम दे दी गई हो, या फिर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग दिया। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार गड़बड़ करते हैं। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन लेते हैं, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे कोई भी सोल्यूट डाल रखा हो। कई बार बच्चे क्या होते हैं, मान लो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि KCl दे दिया, KCl मिक्स कर दिया। बच्चे कितने बार तो ये पूछते हैं, मैडम ये KCl क्या है, KCl क्या, कई सारे बच्चे पूछते हैं। कई बच्चों को तो क्लियर है, चाहे KCl हो, चाहे NaCl हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, हमारे को मतलब है कि ये सोल्यूट है, चाहे ये कोई भी चीज हो, कोई लेना देना नहीं है। बाय मिक्सिंग KCl कितना, से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 30 ग्राम, 30 ग्राम KCl इन एनफ वाटर टू मेक इट, से फॉर एग्जांपल 140 ग्राम। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, गिवन। सबसे पहले गिवन में आप क्या लोगे, सोल्यूट। कितना गिवन है, क्या मिक्स किया है, KCl, तो सोल्यूट कितना हो गया 30 ग्राम। मतलब ही नहीं KCl है क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं, वो सोल्यूट है, इतना काफी है। उसके बाद दूसरा हमें देखो सॉल्यूशन दिया है या सॉल्वेंट दिया है। ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है इन एनफ वाटर, मतलब इसका तो हम लोगों ने वाटर इज सॉल्वेंट, इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, टू मेक इट 140 ग्राम। किसको 140 ग्राम बनाया है, सॉल्यूशन को। तो हमें क्या किसकी दिया हुआ है, मास सॉल्यूशन का, तो दे दिया हमें सॉल्यूशन दैट इज 140 ग्राम। तो हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन चाहिए, फॉर्मूला में पुट करो, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 140 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर दो। दोबारा दिखाते हैं, इसको सॉल्व करके टाइम नहीं वेस्ट करते, आप लोग कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से दे देते हैं। चलो सॉल्यूट यही रहने देते हैं। ये कह देगा अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 30 ग्राम KCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो अभी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ सोल्यूट कितना 30 ग्राम।
अब की बार सॉल्यूशन दिया है कि सॉल्वेंट दिया है ये देखेंगे। ये कह रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम KCl डाला है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमें सॉल्यूशन नहीं गिवन है इसमें, तो हमें क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट, फाइन। और मास ऑफ हमें चाहिए सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज 30 ग्राम प्लस 100 ग्राम। कितना हो गया? 130। अब फॉर्मूला में पुट करो, क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये ऐसे कैलकुलेट होगा। यही बच्चों की गड़बड़ होती है हमेशा। क्या गड़बड़ होती है कि वो इनको यहां पहचानने में भूल करते हैं कि वो सॉल्यूशन गिवन है या वो सॉल्वेंट गिवन है। अगर सॉल्यूशन गिवन है तो एज इट इज पुट करेंगे, सॉल्वेंट गिवन है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके उसका पहले सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे। होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप लोगों के सिलेबस में इस चैप्टर में इतना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। और एक बार और देख लेते हैं मोटा मोटी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें हेट्रोजीनियस होमोजीनियस सब्सटेंसेस का बनता है। दूसरा बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड ट्रू सॉल्यूशन कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन बनता है। कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। उसमें इस पे भी आ सकता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, वो गिवन होगी। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना नमक डिसॉल्व हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है, एग्जांपल दे रही हूं। मान लो हम 40 ग्राम नमक घोल सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl विल बी 40 ग्राम। अगर मैं शुगर की बात करूं तो वो से फॉर एग्जांपल 30 ग्राम घुलती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी? 30 ग्राम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी दी होती है, मतलब दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इन्हीं, हाँ ठीक है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड, सस्पेंशन, उसके बाद सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पे से क्वेश्चन बन सकता है। कंसंट्रेशन पे बन जाएगा। बस इतना ही है, काफी हो गया ये। इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप लोग इसको मेरे उस पे डाल सकते हैं। और ये भी हो सकता है जब मैं इसको प्रीमियर करूंगी तो, अब खैर प्रीमियर तो हो चुका होगा जब आप ये वीडियो देखेंगे, तो कुछ नहीं, आप लोग स्टडी कीजिए और कंप्लीट कीजिए अपने टॉपिक को। गुड बाय।